नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका अपना साथी और शिक्षक अमरपाल सैनी हाजिर हूँ आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में वादा किया था कि मैं एक वीडियो सीरीज़ आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूँ, जिसमें कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक, क्लास 9 से लेकर 12 तक के जो रिवाइज्ड सिलेबस हैं, जो नया सिलेबस आया, संशोधित जो पाठ्यक्रम इस साल के लिए सन 2020-21 के लिए बच्चों के लिए जारी किया गया है, उस सिलेबस में बच्चों को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किताबों में कौन सी चीज़ें उन्हें छोड़नी हैं और कौन सी चीज़ें और किताबों से अलग से पढ़नी है, ये संशोधित पाठ्यक्रम 20-21 के लिए, सत्र 2020-21 के लिए जारी किया गया है। और इसी सत्र के लिए जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है बच्चों को कि उन्हें अपनी किताबों से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सवालों के, इन सभी उलझनों के जवाब लेकर मैं आज की इस वीडियो में हाजिर हूँ। और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विषयों की जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसकी वीडियो आप सभी को दूंगा, और जिसकी शुरुआत हम आज से इस वीडियो से कर रहे हैं। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आपको राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसके बाद मैं आप सभी से ये और गुजारिश करूँगा कि आप जिस भी विषय की क्लास 9 से लेकर 12 तक के जिस भी सब्जेक्ट की आप रिवाइज्ड सिलेबस की वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हालांकि मैं खुद 12वीं से लेकर और 9वीं तक के सभी जो सिलेबस में संशोधन हुआ है, जो एक करेक्शन हुआ है सिलेबस में, उस सब की वीडियो डालूंगा। लेकिन चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं, और आप ज़रूर बताएं मुझे कि आप किस सब्जेक्ट की रिवाइज सिलेबस की वीडियो चाहते हैं। तो देखिए, आज हम जो इस वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं वो हम पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12वीं के सिलेबस की बुक्स से मैं शुरू कर रहा हूँ। और आपको बताने के लिए भी मैंने NCERT की बुक्स का ही इस्तेमाल किया है, जिससे कि आपको समझ पाने में, आपको ये जान पाने में बड़ी आसानी हो कि आपको अपने सिलेबस में आपकी बुक्स से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत अच्छी तरह आप समझ पाएँ, ये जान पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान की किताबें मेरे पास हैं, और ये किताबें NCERT की ही हैं, जो प्रस्तावित सिलेबस NCERT ने 2020-21 के लिए जो है जारी किया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कक्षा 12वीं में राजनीतिक विज्ञान के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए 2 किताबें हैं। पहली किताब का नाम है समकालीन विश्व राजनीति, यानी कि जिसमें आपको पढ़ना है 1945, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद से लेकर वर्तमान तक वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या रही हैं, क्या कुछ बीता, क्या कुछ गुजरा है महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में वैश्विक राजनीति में, वो आपको पहली इस बुक में पढ़ना है। और सेकंड बुक जो हमारे पास है क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस में, वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी कि 1947 में भारत की आज़ादी के बाद से वर्तमान तक भारत की राजनीति में क्या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, क्या कुछ बीत चुका है, वो सभी हमें अपनी सेकंड बुक में पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 में। एक और बात मैं जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये जो वीडियोज़ हैं मैं हिंदी में बना रहा हूँ और हिंदी मीडियम बुक्स का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी में सभी बच्चे समझ पाएंगे। मुश्किल उन बच्चों को हो रही है कि जो रिवाइज्ड सिलेबस है वो इंग्लिश में है, और बच्चों को थोड़ा सा समझ पाने में वहाँ समस्या हो रही है कि उन्हें कौन कौन सी चीज़ें अभी नए सत्र के लिए पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम पहली बुक से, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की बुक से। और मैं डायरेक्ट आपको इंडेक्स में दिखाऊंगा कि हमें क्या पढ़ना है क्लास 12 के 2020-21 के लिए और क्या नहीं पढ़ना है। इस समय आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक है 12th क्लास की, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, और इसका इंडेक्स इस समय आपके सामने इस वीडियो के स्क्रीन पर है। देखिए, इस बुक को जैसा कि मैंने कहा कि हमें शीत युद्ध के दौर से पढ़ना प्रारंभ करना है क्लास 12 में। और पहले हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि इस तरह 9 चैप्टर थे, 9 अध्याय इस पुस्तक में थे। इनमें से जो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, जो थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है, उसकी अब मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम एक बात जान लें कि हमारे नए सिलेबस के हिसाब से जो है चैप्टर 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा और चैप्टर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये दोनों चैप्टर पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं, यानी कि इन चैप्टर्स में से आपको इस साल कुछ नहीं पढ़ना है।
इसके बाद हम देखें, मैं शुरू से बात करूं इस बुक की, तो आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर 1 जो हमारे पास है, अध्याय 1 हमारे पास है, वो है शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर जो हमारा चैप्टर था, उस चैप्टर को वैसा का वैसा ही पढ़ना है। इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक, कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। इसके बाद देखें आप, दो ध्रुवीयता का अंत, एक चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि शीत युद्ध का अंत सोवियत संघ के विघटन के बाद, जिसमें हमें पढ़ना है कि शीत युद्ध का अंत यानी कि सोवियत संघ का विघटन किस किस तरह हुआ, किन कारणों से हुआ, किन किन लोगों ने सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो हमें इसमें पढ़ना है। और यहाँ जो एक बदलाव हुआ है कि अगर हम अपने 9 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर हटा भी दें, 7वां और 8वां चैप्टर, तो हमारे पास टोटल 7 चैप्टर बचते हैं। लेकिन यहाँ क्या किया गया, थोड़ा सा चेंज जो है कि चैप्टर 1 पूरी तरह वैसा का वैसा ही है। और यहाँ हम देखें कि चैप्टर 2 और 3, जो हमारा चैप्टर 2 है दो ध्रुवीयता का अंत, और चैप्टर 3 है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इन दोनों चैप्टर को मर्ज कर दिया गया है। और मर्ज करने के बाद ये चैप्टर नंबर हो गया है नए सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 2, यानी कि चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता का अंत और चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ये दोनों चैप्टर अब मर्ज कर दिए गए हैं। और इसमें एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण जोड़ा गया है वो है अरब स्प्रिंग। यहाँ आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि अरब स्प्रिंग एक टॉपिक है कि जो यहाँ पर एक ऐड किया गया है अरब स्प्रिंग टॉपिक के नाम से। इसके बाद आप देखें कि अगर हम इन दोनों ये चैप्टर 1 हो गया और चैप्टर 2 और 3 मिलाकर हो गया चैप्टर 2 नए सिलेबस के हिसाब से। अब यहाँ सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, होने के बाद अमेरिका जो है, हमने देखा कि यहाँ पर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, अमेरिका ने अपने आप को महाशक्ति के तौर पर जो है स्थापित करने की कोशिश की। उसके बाद सत्ता के वैकल्पिक केंद्र वाला जो चैप्टर है, जिसमें आपको पढ़ना है कि अमेरिका के वर्चस्व स्थापित होने की स्थिति में वर्तमान में और कौन कौन से ऐसे देश या संगठन हैं जो कि अमेरिका की जगह महाशक्ति की जगह ले सकते हैं, अमेरिका की जगह महाशक्ति बन सकते हैं। तो ये अध्याय है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और नए सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर, अगर ये चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, तो ये 4 की जगह अब इसे हम चैप्टर 3 के तौर पर पढ़ेंगे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसके बाद आपको पढ़ना है समकालीन दक्षिण एशिया, चैप्टर 5। लेकिन चैप्टर 5 ना होकर अब ये चैप्टर 4 कहलाएगा, क्योंकि ऊपर के 2 चैप्टर मर्ज कर दिए गए हैं। तो समकालीन दक्षिण एशिया यानी दक्षिण एशिया के देशों की स्थिति आपको पढ़नी है, दक्षिण एशिया, साउथ एशिया के बारे में। और यहाँ कुछ और चीज़ें जो आप इन टॉपिक्स में देखेंगे, दक्षिण एशिया, सार्क समूह जैसे संगठनों के बारे में, ब्रिक्स जैसे संगठनों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद जो 6th चैप्टर पहले था, 6th नहीं रहा, ये चैप्टर अब 5 के रूप में आप देख पाएंगे। जो अगर आप रिवाइज सिलेबस देखें उसमें आपको चैप्टर 5 मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला, और जिसमें आपको UNO के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विस्तार से पढ़ना है, उसकी शाखाओं के बारे में, उसके कार्य के बारे में, उसकी भूमिकाओं के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। और इसके बाद ये हमारा चैप्टर 5 होने के बाद देखेंगे कि चैप्टर 9 जो है अब वो आपको दिखाई देगा चैप्टर 6 के रूप में, क्योंकि बाकी के 2 चैप्टर बीच से हटा दिए गए हैं। इस तरह हम देखें कि नए सिलेबस के हिसाब से, रिवाइज्ड सिलेबस के हिसाब से, अब हमारी पहली जो बुक है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, उसमें आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि 9 में से 2 चैप्टर हटा दिए गए और एक चैप्टर जो था नंबर 3 वो 2 के साथ मर्ज कर दिया गया है। इस तरह टोटल 6 चैप्टर आपको अब इस बुक में पढ़ने हैं। और इस तरह आप जो बातें हम इस वीडियो में कर रहे हैं वो आप अपने जो रिवाइज सिलेबस की PDF आपने वेबसाइट से डाउनलोड कर ली है, वो आप देख पाएंगे कि वहाँ आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं ये वीडियो भी उसी रिवाइज सिलेबस के आधार पर बना रहा हूँ जो कि NCERT और CBSE ने जो है जारी किया है। तो देखिए पहली बुक में आपको देख पा रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और अब क्या नहीं पढ़ना है। इसके बाद मैं देखूँ, आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारी पहली बुक थी ये समकालीन विश्व राजनीति, राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12वीं की। और इसके बाद हमें पढ़नी है बुक नंबर 2 जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। देखिए स्वतंत्र भारत में राजनीति वाला जो हमारी बुक है, इस बुक में आपको जो पढ़ना है वो 1947 यानी कि भारत की आज़ादी के बाद से वर्तमान तक भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में क्या कुछ बीता है, क्या कुछ गुजरा है, वो आपको पढ़ना है। और आप इस बुक में देख पाएंगे कि ये हमारे पास ये विषय सूची है बुक 2 की, स्वतंत्र भारत में राजनीति वाला जो हमारी बुक है, उस बुक को आप देख पा रहे हैं इस समय अपनी स्क्रीन पर। तो देखिए इसमें हम देखें
क्या कुछ चेंज हुआ है। पहला चैप्टर इस बुक में भी वैसे का वैसा है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जिसमें हमें पढ़ना है कि 1947 में भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन भारत को एक नए और संगठित देश के रूप में स्थापित होने में कौन कौन सी चुनौतियाँ, कौन कौन से समस्याएं भारत के सामने थीं और भारत ने उन चुनौतियों का सामना किस तरह से किया, वो आपको ये सभी चीज़ें चैप्टर 1 में पढ़नी है। चैप्टर 2 यहाँ पर जो है एक दल के प्रभुत्व का दौर, इस चैप्टर को उन्होंने क्या किया इस बार रिवाइज सिलेबस में कि इस एक दल के जो प्रभुत्व वाला दौर है, इसमें आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ना है। कांग्रेस पार्टी भारत की आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़े दल के रूप में, एक शक्तिशाली दल के रूप में उभरी और कई साल, लगभग कई जो है आम चुनावों तक भारत की राजनीति पर कायम रही, उसने अपना प्रभुत्व जमाए रखा, इसलिए चैप्टर का नाम था एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो देखिए इस चैप्टर को हटाया तो नहीं गया है चैप्टर 2 को, लेकिन इस चैप्टर को अब मर्ज कर दिया गया है। मर्ज कहाँ किया इसको अब उठाकर जो है यहाँ, यानी कि चैप्टर जो 5 है यहाँ इसको मर्ज कर दिया गया है। यानी कि इस हिसाब से अगर हम बात करें, चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, यानी कि भारत के सामने आज़ादी के बाद कौन कौन सी चुनौतियाँ थी एक नए राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में, वो वैसा का वैसा पढ़ना है। यहाँ पर आपको ये अभी नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर के बाद आपको जो चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा, ये 3 था, इसको आप 2 के रूप में देखेंगे। तो नियोजित विकास की राजनीति, यानी कि भारत में जो नियोजित विकास है, विकास की जो एक नियोजित प्रणाली है, एक फुली प्लान जो योजना रही भारत के विकास करने की, उन सब के बारे में पढ़ेंगे आप इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में आपको जो बातें ध्यान रखनी है, नियोजित विकास की राजनीति वाले चैप्टर में कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं। टॉपिक क्या डिलीट हुए हैं इस चैप्टर से, आप जब इस वीडियो को देखें तो अपनी किताब के आपके चैप्टर में जाकर आप वही चीज़ें मार्क जरूर कर लें कि आपको उस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर में ही बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हटे हैं और मैं चैप्टर आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। देखिए यहाँ इस चैप्टर में जो नियोजित विकास की राजनीति वाला चैप्टर है, जो पहले के हिसाब से 3 था, लेकिन अब वो 2 मार्क किया गया है हमारे रिवाइज्ड सिलेबस में। उसमें आपको 2 बातें जो हैं, 2 टॉपिक जो हैं वो नहीं पढ़ने हैं। एक टॉपिक है आपका योजना आयोग, क्योंकि योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है, इसलिए योजना आयोग वाला टॉपिक, और पंचवर्षीय योजनाएं यानी कि 5 ईयर्स प्लान आपको नहीं पढ़ना है। अब ये 2 टॉपिक जो है आपको इस बुक में नहीं इस चैप्टर में, चैप्टर 3 बहुत अच्छी तरह मार्क कर लें अपनी किताब में, आप चैप्टर खोलें और चैप्टर में जाएं। योजना आयोग वाला एक टॉपिक है और पंचवर्षीय योजनाओं वाला एक टॉपिक है, वो आपको चैप्टर में नहीं पढ़ना है, वो डिलीट कर दिया गया है। टॉपिक, चैप्टर नहीं, टॉपिक डिलीट किया गया है। आप देखें, आप ये जो चैप्टर 4 था भारत के विदेशी संबंध, इस भारत के विदेशी संबंध में जो है आपको चैप्टर अब ये क्या कहलाएगा, चैप्टर नंबर 3 कहलाएगा, क्योंकि चैप्टर ऊपर से हमने शिफ्ट कर दिया है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 नए सिलेबस के हिसाब से, रिवाइज्ड सिलेबस के हिसाब से। तो यहाँ देखिए ये भारत के विदेश संबंध है। इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो ये है कि भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ किस किस तरह के संबंध हैं। इसमें भारत के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, भूटान के बारे में, नेपाल के बारे में, म्यांमार के बारे में, मालदीव के बारे में, इन सभी पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध किस तरह के हैं, भारत के संबंध कैसे हैं, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना था। इस चैप्टर से जो टॉपिक कुछ डिलीट कर दिए गए हैं, क्या आप बहुत अच्छी तरह देख लें कि इस चैप्टर में एक टॉपिक है भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंध, जिसमें भारत बांग्लादेश, भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत मालदीव, भारत म्यांमार, इन सभी के साथ भारत के संबंध किस तरह के हैं, वो वाला टॉपिक एक हटा दिया गया है। जबकि भारत पाकिस्तान और भारत चीन वाला जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो महत्वपूर्ण है। भारत की विदेशी नीतियाँ वाला चैप्टर जो है, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो कुछ देशों के साथ, मतलब जो मालदीव, भूटान, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका जैसे जो देश हैं, उनके साथ भारत के संबंधों वाला टॉपिक जो है इस चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। फिर हम देखते हैं चैप्टर 5 जो है हमारा कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस चैप्टर को अब जो है नाम दे दिया गया है, इन दोनों को मिलाकर, इन चैप्टर 2 और चैप्टर 5 जो था, इन दोनों को मिलाकर अब चैप्टर कितना हो गया, चैप्टर 4 हो गया। यानी ये चैप्टर यहाँ इसको शिफ्ट कर दिया और यहाँ आप पढ़ पाएंगे अब कि एक तो कांग्रेस पार्टी के बारे में, यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो है हम बात कर पाएंगे कि किस तरह कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति में अपना प्रभुत्व जमाए रही, और साथ ही साथ इसमें आप
कई अन्य पार्टियों के बारे में, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, स्वतंत्र पार्टी के बारे में और भारतीय जनसंघ के बारे में आप पढ़ पाएंगे। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि 1900 इसी चैप्टर में आप पढ़ पाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना हुई, कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ, वो सभी आप चीज़ें इन दोनों चैप्टर को मिलाकर पढ़ पाएंगे। इसमें हमें चैप्टर को पढ़ेंगे हम किस रूप में, भारत में पार्टी सिस्टम, पार्टी प्रणाली के बारे में। तो यहाँ चैप्टर हमारा 4 ये वाला हो जाता है नए सिलेबस के हिसाब से। उसके बाद आप देखें ये जो चैप्टर था हमारा 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, और मूल रूप से जो चैप्टर है 1975 के आपातकाल के बारे में, 1975 की जो इमरजेंसी भारत में लागू हुई, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उसके बारे में है। और ये चैप्टर अभी क्या हो गया है, ये चैप्टर हो गया है नंबर 5। नंबर 5 के बाद देखिए यहाँ तक मैंने जो आपको बताया कि इस चैप्टर में से जो चीज़ें काटी गई हैं, भारत के विदेश संबंध वाले चैप्टर में से जो कुछ टॉपिक काटे गए हैं बाद में, यहाँ आप देख पाएंगे कि जो चैप्टर है, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, चैप्टर 7 आप देख पाएंगे और चैप्टर 8 आप देख रहे हैं। चैप्टर 7 और 8 यानी कि जन आंदोलनों का उदय और क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इन दोनों चैप्टरों को फुली डिलीट कर दिया गया है। इस दोनों चैप्टर में से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस तरह आप देखें तो ये चैप्टर यहाँ आपको 9 दिखाई दे रहा है, ये चैप्टर हो जाएगा चैप्टर नंबर 6। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इस तरह हमारे पास जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का, राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12वीं का, वो इस तरह से बना दिया गया है। दोनों किताबों में मैंने आपको बताया कि अब आपको पढ़ते समय कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है और कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सहायता मिलेगी, आपको आसानी होगी ये जान पाने में कि आपको पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th में अब क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये दोनों ही किताबें आप देख पाएंगे। ये हमारी पहली बुक है जो पॉलिटिकल साइंस के लिए, क्लास 12th के लिए, समकालीन विश्व राजनीति, और हमारी सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये दोनों ही किताबें कक्षा 12वीं के लिए है, NCERT की बुक्स हैं। इसके बाद आप चाहते हैं, हालांकि मैंने जैसा कहा कि मैं सभी विषयों की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन आप चाहते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की वीडियो बनाई जाए तो मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जिन बच्चों के पास अभी भी रिवाइज सिलेबस नहीं है तो उस रिवाइज सिलेबस को पाने का, उस रिवाइज सिलेबस को डाउनलोड करने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जहाँ से आपको रिवाइज सिलेबस और रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं सिलेबस में वो आपको मिल जाएंगे, जिन छात्रों के पास अभी तक वो नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आसानी होगी जानने में कि राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12वीं में आपको क्या पढ़ना है। इसी के साथ मैं अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगा दूसरे विषय के साथ, और इस समय मैं सबसे पहले कक्षा 12वीं के विषय जो हैं उनकी वीडियो बनाऊंगा। और क्योंकि हमारा चैनल स्पेशली आर्ट्स स्टूडेंट के लिए है, आर्ट्स स्ट्रीम के लिए है, तो सबसे पहले मैं आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट की ही वीडियो बनाऊंगा। आप चाहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो बहुत जल्द आपको मिले तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस सब्जेक्ट का जो है नाम लिखें जिस सब्जेक्ट की वीडियो रिवाइज सिलेबस की आप देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए।